नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने लव जिहाद को लेकर कड़ा रवैया अपनाया है और इसको लेकर सख्ती के मूड में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले बर्दाश्त नहीं होंगे। प्रदेश में जल्दी ही इसके खिलाफ सख्त और खास कानून बनेगा। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले सामने आने के बाद सरकार एक्शन में है। मंत्रालय में समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह विभाग को निर्देशित किया कि ऐसे मामलों पर शुरुआती दौर में सख्ती दिखाएं। मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि विदेशी पटाखे और खास तौर पर चीनी पटाखे नहीं बिकेंगे। देवी देवताओं की तस्वीरों वाले पटाखों पर भी बैन लगाने का दावा प्रदेश के गृह मंत्री ने किया। अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश लोग ये करें कि दिवाली पर स्वदेशी दिए और लाइट्स का इस्तेमाल करें। वोकल फॉर लोकल बने। जल्दी ये कानून सामने आए। प्रेम के नाम पर विवाह करके धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ मध्य प्रदेश में कठोर कानून बनाया जा रहा है। ऐसी गतिविधियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानून बनाने की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में हमने प्रारंभ कर दी है और जल्दी ये कानून सामने आएगा। जो देवी देवताओं के फोटो लगा दिए जाते हैं बारूद के ऊपर, उनके नाम से, जो देवी देवताओं के नाम से फटाके बना दिए जाते हैं, उसको भी तत्काल प्रभाव से हमें रोकना है, बैन करना है। मध्य प्रदेश में सरकार के कर्मचारियों को त्योहार के मौके पर विशेष राहत देने के मुख्यमंत्री शिवराज की घोषणा पर वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया। नवंबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच 40,000 रुपये या इससे कम इनकम वाले सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपये का त्योहार अग्रिम मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार विशेष त्योहार अग्रिम योजना लागू करने वाली है। साथ ही शासकीय सेवकों को स्वीकृत 7वें वेतनमान के एरियर्स की तीसरी और अंतिम किश्त के 25% राशि का भुगतान नवंबर महीने में ही हो जाएगा। विशेष त्योहार अग्रिम योजना के तहत संविदा, स्थायी कर्मी, दैनिक वेतन भोगी और शासन से 100% अनुदान से वेतन प्राप्त करने वाले अर्धशासकीय संस्थाओं के कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। स्थानीय निकाय और अन्य निगम मंडल के कर्मचारियों के लिए संबंधित निकाय इस योजना को लागू करने के संबंध में निर्णय करेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की वोटिंग के बाद जीत हार के दावे और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं वोटिंग के बाद कई नेता रिलैक्स मोड में दिखे। ग्वालियर सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर साइकिल पर सवार होकर जनता के बीच पहुंचे। उन्होंने कहीं पोहा खाया तो कहीं सड़क किनारे चाय दुकान पर चाय की चुस्कियां ली। उपचुनाव में अपनी जीत का दावा भी किया। जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने भी उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने पर भरोसा जताया। साथ ही ईवीएम पर सवाल उठाने पर कांग्रेस पर पलटवार किया। इधर छतरपुर की मलेरा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। कहा कि स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं। आरोप लगाया कि एक लिफाफे पर मतदान केंद्र का नाम भी नहीं लिखा है। इस बार एक चीज जरूर अनुभव हुई है, ये बात आपको अभी 10 तारीख के परिणाम में दिखेगी। इस बार ये चुनाव एक्चुअली जो ग्वालियर की जनता का जो अपमान हुआ, जो विकास का पहिया रोक दिया गया, इसका असर चुनाव में था। अब किसी जनता जनार्दन ने वोटिंग उसके खिलाफ। पूरे प्रदेश की जनता यही चाहती है कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अधिक मजबूती के साथ न सिर्फ बनी रहना चाहिए, बल्कि विकास के कार्य उसी रफ्तार से चलना चाहिए जिस रफ्तार से शिवराज जी के नेतृत्व में ये चला करते थे। बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ ना तो सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, लगातार यहाँ से जो हम जानकारियाँ ले रहे हैं और यहाँ पे आके हमने देखा। क्या ये प्रशासन की लापरवाही है? हाँ, बिल्कुल लापरवाही महसूस हो रही है। लापरवाही तो है ही, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। बार बार सीसीटीवी कैमरा को बंद करना फिर चालू करना। मध्य प्रदेश में उपचुनाव वाली 28 सीटों पर अब की बार 69% से ज्यादा वोट हुआ है, जिसका गुणा भाग करने में राजनीतिक दल अभी भी उलझे हुए हैं। कोरोना काल में जमकर मतदान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस
दोनों ही आकलन करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये बम्पर वोटिंग किसके पक्ष में है और किसके खिलाफ। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न हो गई है। इसी के साथ 355 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। खास बात यह रही कि कोरोना का डर भी वोटर्स के उत्साह को कम नहीं कर पाया। 69% से ज्यादा वोटिंग हुई। हालांकि 2018 की तुलना में 3% कम वोटिंग हुई। बावजूद इसके उपचुनाव के लिहाज से बम्पर वोटिंग मानी जा रही है। वोटिंग के बाद अटकलों और दावों का बाजार शुरू हो गया है। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल वोटिंग ट्रेंड पर मंथन करने में जुट गए हैं। बीजेपी के कंट्रोल रूम से लेकर तमाम दिग्गज नेता नतीजों का अनुमान लगाने में जुटे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की बागडोर संभाल रहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बैठकें ले रहे हैं। 28 सीटों पर वोटिंग ट्रेंड की बात करें तो दोपहर 1 बजे तक सभी सीटों पर जमकर मतदान हुआ। 1 बजे के बाद मतदान प्रतिशत में गिरावट आई, लेकिन दोपहर 3 बजे बाद फिर मतदान का प्रतिशत बढ़ा। लेकिन वोटिंग का समय खत्म होने तक बदनावर में सबसे ज्यादा 83.75%, जबकि ग्वालियर पूर्व में सबसे कम 48.15% वोटिंग हुई। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि मतदाताओं ने दल बदलुओं के खिलाफ अपने मताधिकार का उपयोग किया। बिकाऊ टिकाऊ का मुद्दा जनता के जेहन में है और जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हुई है, धनतंत्र के रूप में प्रदेश की पहचान को कलंकित करने का काम किया गया, निश्चित तौर पे उसका आक्रोश और इसी कारण मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। इसका फायदा कांग्रेस को हर हाल में मिलेगा। बम्पर वोटिंग और वोटिंग ट्रेंड को देखते हुए कांग्रेस कार्यालय से लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ के बंगले पर कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। इधर अधिक मतदान को बीजेपी अपने पक्ष में मानकर चल रही है। मेरी मान्यता है कि परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल आ रहे हैं। ये मान्यता नीचे घूमने से तो बनी ही, पर जब कल परसों से कांग्रेस के बयान आने लगे कि ईवीएम प्रशासन का दुरुपयोग, तो इससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस हार मान रही है। बम्पर वोटिंग और आकलन के साथ बीजेपी और कांग्रेस की नजर बसपा सपा के विधायकों के साथ 4 निर्दलीय विधायकों पर भी है, क्योंकि एक तरफा परिणाम नहीं आने पर ये 7 विधायकों की भूमिका सबसे अहम रहेगी। बहरहाल कयासों और दावों के बीच सबको इंतजार 10 नवंबर का है, जब ईवीएम की मशीनें खुलेंगी और काउंटिंग शुरू होने के कुछ घंटों के अंदर फैसला हो जाएगा। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। तो ये दावे तब तक चलेंगे जब तक नतीजे आ नहीं जाएंगे और तब तक इस तरह के कयास भी लगेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की वोटिंग निपटते ही बीजेपी ने अपने भितरघातियों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी। बीजेपी ने पार्टी के दिग्गज नेता गौरीशंकर शेजवार और उनके बेटे मुदित शेजवार को चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने के मामले में नोटिस जारी किया है। दरअसल बीजेपी को खबर मिली थी कि चुनाव के दौरान गौरीशंकर शेजवार और मुदित शेजवार सांची से बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी को हराने के लिए पार्टी लाइन से बाहर जाकर काम कर रहे थे। नोटिस पर दोनों को अपना जवाब हफ्ते भर में बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा को देना है। बीजेपी ने गजराज सिंह सिकरवार के खिलाफ भी नोटिस जारी कर उनसे भी जवाब मांगा है। अट्ठाईस सीटों पर उपचुनाव की मतगणना 10 तारीख को है, लेकिन सुरक्षा को लेकर अभी से पुलिस अलर्ट मोड पर है। राजधानी भोपाल में बीजेपी प्रदेश दफ्तर के साथ कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एहतियातन दोनों दफ्तरों पर बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग की गई। कार्यालय के बाहर सड़क के किनारे बैरिकेड्स किए गए हैं। मतगणना के बाद जो नतीजे आएंगे उसको देखते हुए क्या स्थिति बनेगी, अभी से पुलिस अलर्ट है। हालांकि इस बढ़ी हुई सुरक्षा का आज से ही इस तरह स्वरूप में दिखना ये किस तरफ संकेत है, पुलिस ने नहीं बताया। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर के सैदपुरा गांव में बोरवेल के 200 फीट गहरे गड्ढे में गिरे मासूम बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है।
प्रहलाद नाम के इस छोटे से बच्चे के गड्ढे से निकलने को लेकर लगातार प्रयास और प्रार्थनाएं दोनों जारी हैं। सीसीटीवी के जरिए बच्चे के लोकेशन किए गए हैं जिसमें वो उल्टा नज़र आ रहा है। अधिकारियों और सेना के जवानों का मानना है कि बच्चा 50 से 60 फीट नीचे बोरवेल में फंसा है। 5 दिन पहले खेत में बोरवेल कराया था और इसके गड्ढे में बच्चा खेलने के दौरान गिर पड़ा। मौके पर पुलिस और प्रशासन के साथ रेस्क्यू टीम भी पहुंची हुई है और बचाने का पूरा प्रयास हो रहा है। और हृदेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हृदेश, बताएं क्या स्थिति इस वक्त है, बच्चे की हालत के बारे में भी बताएं और कितना वक्त लग सकता है। करीब 8 घंटे बीत चुके हैं। अभी प्रहलाद लगातार में फंसा हुआ है और जो टीम है जिस तरह से काम चल रहा है उसमें ये लगता है कि सुबह तक इस बच्चे तक पहुंचा जा सकेगा और उसका रेस्क्यू हो सकेगा। तो आर्मी की जो टीम आई थी उसने पूरे एक टेक्निकल टीम ने पूरा एक खाका तैयार किया था, उसके अनुसार जो है वो रेस्क्यू हो रहा है। SDRF की टीम भी यहाँ पर मौजूद थी, प्रशासन मौजूद था, पुलिस भी मौजूद थी। इसके साथ साथ अभी NDRF की टीम लखनऊ से यहाँ पे आई है। हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि वो जरा ये तस्वीरें दिखाएं। NDRF की टीम है वो जो बोरवेल है उसको पूरी तरह से उसका निरीक्षण कर रही है और देख रही है कि कैसे प्रहलाद को जल्दी से जल्दी सकुशल बाहर निकाला जाए और उसके लिए जो कैमरा है तो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं। आवाज स्पष्ट हमारे सहयोगी के हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन तस्वीरों को देखने के बाद ये जो प्रयास वहां पर किए जा रहे हैं साफ तौर पर दिख रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम लखनऊ से आई, इतना समझ में आ रहा है कि एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंच चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रही है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये कि एक छोटा सा बच्चा है 4 साल का और कई सारे घंटे हो चुके हैं, उसकी स्थिति कैसी है, उसकी हालत कैसी है, इसको लेकर काफ़ी चिंताएं होंगी और यही जानने का प्रयास हर कोई भी कर रहा है कि दरअसल उसकी हालत कैसी। देखें आप, ये जेसीबी की मदद से एक पैरेलल गड्ढा खोदा गया है और एक नहीं 2 जेसीबी को खुदाई करते हुए हम इसमें देख रहे हैं। और अब एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला है, सेना पहले से वहाँ मौजूद है, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी मौके पर रखे दिखाई पड़े हैं, बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है, कैमरे की मदद से उसके लोकेशन लिए जा रहे हैं और 3 मशीनें हम देख रहे हैं एक साथ पैरेलल खुदाई कर रही हैं। इस गड्ढे के पैरेलल एक सुरंग बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है और बच्चे की सलामती के लिए दुआएं भी जारी हैं। 4 साल का प्रहलाद कई घंटों से इस गड्ढे में फंसा है और तकरीबन 50 से 60 फीट की गहराई पर उल्टा फंसा होना बताया है। हृदेश, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं तो बताएं वहां पर क्या स्थिति है और कितना वक्त लग सकता है, क्या हालत के बारे में आप कुछ बोल पाएंगे, क्या हालत है बच्चे की? भी स्थिर बनी हुई है। एनडीआरएफ की टीम लखनऊ से आ चुकी है जो 10 से 12 सदस्यीय टीम है, वो भी लगातार ये जानने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से बच्चे को जल्दी से जल्दी निकाला जाए और एक जो फौरी राहत है वो बच्चे को दी जाए। क्योंकि कैमरा डला हुआ है, बार बार ये लोग निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरह से बच्चे को निकाला जाए। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पैरेलल गड्ढा यहाँ पर खोदा जा रहा है, जो करीब अभी तक 30 फीट खोद लिया गया है, 59 से 60 फीट के करीब जो प्रहलाद है वो फंसा हुआ है। और सभी लोग जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से गांव वाले सभी पूरा एक मातम जैसा एक माहौल है और सब लोग यही चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से प्रहलाद को बाहर निकाला जाए। जी, क्या बच्चे को होश आया है, उससे कुछ बात हो पाई है रिसेंट? जी नहीं, अभी तक जो अधिकारियों से बात हुई है उसमें बस यही आया है कि जो बच्चा है उसकी हालत स्थिर बनी हुई है, अभी उसमें कोई भी किसी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा है। जैसा पिछली बार आपने बताया था कि बच्चा बेहोश बताया गया या सोता हुआ बताया गया, क्या अभी उससे कोई आवाज सुनी गई है? जी नहीं, जो स्थिति उस समय थी वही स्थिति अभी भी बच्चे की बनी हुई है, जो सूत्र बता रहे हैं। क्योंकि जो कैमरा है, जो कैमरा बोर में डला हुआ है, उससे प्रशासन ने हमारी दूरी को बनाया हुआ है और मीडिया से किसी भी तरह की बात करने से ये लोग अभी बच रहे हैं। जी,
अभी कितने फीट तक खुदाई हो गई? आपने बताया 50 से 60 फीट पर बच्चा है, तो जो बगल में गड्ढा खोदा गया वो कितने फीट तक खुद गया है? देखिए ये करीब 30 फीट तक आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि करीब 30 फीट के आसपास ये जो गड्ढा है वो L&T पोकलेन मशीन से लगातार खुदाई के बाद खुद गया है और करीब 30 फीट और गहरा ये गड्ढा खुदेगा। उसके बाद एक जो आर्मी की टीम है और जो NDRF की टीम है, ये एक मिलके एक पूरा एक खाका तैयार करेंगे और साथ ही साथ एक सीधी सुरंग भी बनाई जाएगी। जी चलिए, आप नजर रखें, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। तो 60 फीट के ऊपर एक छोटा सा बच्चा, 4 साल का प्रहलाद। सीनियर्स की प्रताड़ना के चलते ही जबलपुर मेडिकल कॉलेज के पीजी छात्र डॉक्टर भागवत देवांगन ने हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। इस मामले की जांच कर रही पुलिस टीम को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं। डॉक्टर भागवत देवांगन के सीनियर उसे जमकर प्रताड़ित किया करते थे और रैगिंग के नाम पर कभी भागवत देवांगन को ओटी में मुर्गा बनाते थे, तो कभी उनकी फाइलें फाड़ करके नई फाइल बनाने का फरमान सुनाते थे। पुलिस ने इस मामले में 5 चिकित्सकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के रहने वाले डॉक्टर भागवत देवांगन मेडिकल में पीजी प्रथम वर्ष ऑर्थो का छात्र थे और मृतक ने पुणे से MBBS करने के बाद पीजी करने के लिए जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था। 1 अक्टूबर को साथी छात्र उसके हॉस्टल के कमरे में पहुंचे तो डॉक्टर देवांगन को फंदे पर झूलता पाया। उनके जो सीनियर डॉक्टर हैं उनको प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया के खिलाफ थाना गढ़ा में अपराध क्रमांक 624/2020 धारा 306 34 भादवी का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। प्रकरण अभी विवेचना में है। विवेचना में जो भी स्थिति होगी उसके आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मुरैना जिले के जीगनी गांव में एक मकान में विस्फोट से 3 लोगों की मौत हो गई और 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। इनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। स्थानीय लोगों की माने तो मृतक बंटी अवैध रूप से पटाखों का व्यापार करता था, जिसके चलते बारूद में हुए धमाके से घटना हुई। हालांकि कुछ लोग सिलेंडर फटने की बात कह रहे हैं। पुलिस के मुताबिक FSL टीम जांच करके असल वजह पता लगाएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार कम हो रहा है। 707 संक्रमित मरीजों के साथ अब पॉजिटिव केस 1,74,091 हो चुके हैं। आज 884 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ कुल 1,63,250 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 7,854 है। 13 मरीजों की मौत को मिलाकर कुल मृत्यु का आंकड़ा 2,987 पर है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।